नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, राजनीति तो करवट ले रही है, लेकिन राजनीति के नए नए रंग अब सामने आ रहे हैं। राजनीति के अंदर, खासतौर से अदालतों के अंदर, वो छोटे छोटे नाम जिस पर मानहानि के केस होते थे, जैसे कि कोई चोर है, कोई उचक्का है, मुझे लगता है वो सब नाम अब छोटे पड़ गए हैं। अब भारत की राजनीति में एक बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े अलंकरण जो हैं वो एंटर कर गए हैं। उसके सामने चोर, उचक्का, लुच्चा, लफंगा वो छोटे नाम हैं। अब जो नए नाम है उसके अंदर जो मोदी जी ने नाम दिया था, सबसे पहले कहा था कि ये आतंकवादी हैं, इंडियन मुजाहिदीन के लोग हैं, तो उनको सीधा सीधा कहा था कि ये घमंडिया है, आतंकवादी हैं। लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि संसद के अंदर कोई व्यक्ति उन्हें हत्यारा और देशद्रोही कह देगा। यानी कि अब ये दो नए नाम और हो गए। लेकिन उस समय मोदी जी वहां पर नहीं थे। हद तब हो गई जब आज अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे और मोदी जी आए। मोदी जी एंटर हुए तो पूरी की पूरी बीजेपी के सारे एमपी ऐसे खड़े हो गए जैसे क्लास के अंदर एक हेडमास्टर एंटर करता है और सारे बच्चे ओबीडियंटली खड़े हो जाते हैं और मोदी मोदी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उससे मुझे ज्ञान हुआ कि हाँ, अफीम खाने वाले लोगों में बड़े लोग भी होते हैं, सिर्फ छोटे लोग नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं जो चुप्पी है या जो एक असर होता है एक व्यक्ति का, कि देखिए एक व्यक्ति एंटर करता है और सारी क्लासरूम खड़ी हो जाती है, यानी कि जैसे मास्टर जी आ गए, मास्टर जी आगे, खड़े हो जाओ, भी खड़े हो जाओ, कहीं ऐसा ना कोई जुर्माना लग जाए। तो सारे खड़े हो गए, अटेंडेंस लग गई सबकी, हाँ जी सारे के सारे आ गए हैं। लेकिन मोदी जी को शायद और उनके भारतीय जनता पार्टी के बाकी एमपीज को ये नहीं पता था कि कौन सी तोप के गोले अभी गिरने वाले हैं। और मुझे लगता है कि 155 की गन के आज जो बोफोर्स के जो तोप के गोले आए हैं, अधीर रंजन पहले ठीक बोल रहे थे। बोलते बोलते जब मोदी सामने बैठे थे तो कुछ ऐसा बोल गए जो शायद संसद के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। और कहने लगे, जब राजा अंधा हो जाए, जब राजा अंधा हो जाए तो द्रौपदी का चीरहरण होता है, मणिपुर की घटना के ऊपर बोलते हुए। और सारे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एमपी खड़े हो गए, चिल्लाने शुरू हुए। और सबसे बुरी हालत अगर सदन में किसी की थी तो वो ओम बिरला की थी, जो स्पीकर थे। शायद इतनी अनकंफर्टेबल पोजीशन में उन्होंने अपने आप को कभी नहीं पाया होगा कि वहां पर उनके राजा को, राजा के सामने एक व्यक्ति अंधा और धृतराष्ट्र बोल रहा है। फिर उसके बाद उनके कुछ और जो सो कॉल्ड मंत्रीगण हैं, वो रूल बुक गिराने लगे कि इसको एक्सपंज किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। लेकिन इसी क्या कहते हैं कि पेशो पेश में जरा सी आवाज कम हुई जब रूलिंग पक्ष की, तो एक और बम का गोला आता है। हमने सुना था कि नीरव मोदी भारत छोड़कर चले गए, पैसा लूट कर चले गए और रॉबरी करके चले गए। लेकिन नीरव मोदी बाहर नहीं गए हैं। नीरव मोदी तो हमारे सामने बैठे हैं। नरेंद्र मोदी की ओर इशारा करके कहा, नरेंद्र मोदी के रूप में नीरव मोदी आज भी यहां बैठे हैं, यानी कि लुटेरे आज भी यहां बैठे हैं। अब ये आज जो बातें कही गई, तीन अलंकरण, अंधा, धृतराष्ट्र बिना कहे कहा गया, क्योंकि उनके सामने चीरहरण हुआ तो वो सर्वविदित था कि क्या शब्द कहना चाह रहे थे। और ओम बिरला उसमें कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, वो शब्द मत बोलना, कुछ ऐसा उन्होंने कहा बीच में कि डोंट स्पीक, ऐसा कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया। लेकिन बाद में नीरव मोदी का जब नाम लिया तो उस पर भी बहुत हंगामा हुआ। लेकिन डैमेज तो हो चुका था। कहीं ना कहीं मोदी जी को काफी अलंकरण मिल चुके 2-3 दिन के अंदर। और हो सकता है जब हम अब प्रोग्राम कर रहे हैं तो शायद वो बोलेंगे भी, जवाब तो देंगे वो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, डैमेज हो चुका है। और ऐसा डैमेज भारत के इतिहास में बहुत कम देखने को मिला है। जो मोदी जी कहेंगे हम उसकी विवेचना भी करेंगे, आज नहीं तो कल सुबह करेंगे, दोपहर को करेंगे, आज रात को करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल जो फियर्स अटैक हुए हैं उसकी बात करना जरूरी है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिलाल सब्जवारी साहब, विवेक देशपांडे जी, मीनू जैन जी और डॉक्टर अनिल जैन जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी वरिष्ठ विश्लेषक हैं और राजनीति को सूक्ष्मता से देखते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। विवेक देशपांडे जी, आपकी समय की बाध्यता भी है। सबसे पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूं पूरे परिप्रेक्ष्य पर, खासतौर से जो 3 दिनों से हो रहा है और मोदी पहली बार आज नजर आए और जैसे ही आए उनके ऊपर अच्छे खासे बम के गोले पड़े हैं। शायद कल्पना नहीं की होगी जिंदगी में कि कभी उन्हें ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे, वो भी सामने बैठ के। और ऐसे शब्द जिनके लिए कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता,
ऐसे शब्द जिसके लिए कोई सजा नहीं मिल सकती, ऐसे शब्द जिनके लिए किसी भी व्यक्ति को अदालत में नहीं घसीटा जा सकता। विवेक देशपांडे जी दिनेश जी, जो पिछले 2-3 दिनों से पार्लियामेंट में हो रहा है, उसका जो इम्पोर्टेंस है और उसका जो एक जो इफेक्ट साधने की कोशिश हो रही है, उससे जो कुछ भी हासिल करना है, क्या वो उससे हासिल होगा या नहीं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। मैं कल से सारे डिबेट्स में एक पॉइंट रख रहा हूँ और मेरा मुद्दा ये है कि बीजेपी के साथ में डिबेट ये एक वर्थलेस एक्सरसाइज है। इससे कुछ नहीं निकलता, क्योंकि डिबेट उन लोगों से किया जाता है जो मुद्दे पर बात करते हैं, जो मुद्दे से भटकाते हैं और जिनकी पूरी कोशिश जो है वो टेंजेंशियली बात करने की होती है और मुद्दे से भटकाने की होती है। उनसे विवाद या किसी भी तरह का डिबेट नहीं हो सकता। और जब आप उनसे डिबेट करने लग जाते हैं, न सिर्फ वो मुद्दे से भटकाते हैं, पर वो झगड़े पर उतर आते हैं। वो झगड़ालू लोग हैं। जैसे सड़क पर झगड़े होते हैं, जिस तरह से पब्लिक टैप पर झगड़े होते हैं, उस तरह के झगड़े करने में ये लोग माहिर है। इनके पास में कोई आर्ग्यूमेंट होता नहीं है, वो किसी मुद्दे पर जवाब नहीं देते। अब कल बीरेंद्र सिंह के बारे में जो गृह मंत्री ने कहा, भाई वो हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं इसलिए हमने उनको निकाला नहीं है, ये अपने आप में बहुत ही इलॉजिकल बात है। भाई वो फेल्यूर है, वो आपसे आपसे कोऑपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर है। आपसे कोऑपरेट करना ये कोई ग्राउंड है, कोई क्राइटेरिया है उनको ना निकालने का। वो अगर एज चीफ मिनिस्टर फेल्यूर है तो आपको उनको निकालना है, लेकिन वो कह नहीं सकते इस तरह से, इसलिए कि ये सब जो किया कराया है तो इन्हीं का तो है, ये इन्हीं की तरफ से सब चल रहा है, इनके आशीर्वाद से ही चल रहा है। तो बीजेपी जो है वो डिबेट वाली पार्टी नहीं है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आज का जो पूरा संघ परिवार है वो जो है वो मुद्दे पर बात करने वाली पार्टी, मुद्दे पर बात करने वाले लोग नहीं है। वो जमाना गया जब बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, सुषमा स्वराज जैसे लोग थे। इवन राजनाथ और गडकरी भी मैं उस कैटेगरी में रखता हूँ, जो संवाद में विश्वास करते हैं, जो प्रतिपक्ष के साथ में एक सौहार्दपूर्ण रिश्ता रखने में विश्वास करते हैं। लेकिन आप देखिए गडकरी और राजनाथ सिंह तो बात ही नहीं कर रहे, उनको तो बीजेपी की तरफ से कोई न्योता ही नहीं कि आप भी कुछ बात करिए, नहीं चाहते हैं। इस तरह के लोग जो है वो बात करें, ये बीजेपी की आज की जो लीडरशिप वो नहीं चाहती है। वो चाहती है कि निशिकांत दुबे और वो क्या नाम वो जो महिला है, मैं भूल जाता हूँ, एक्ट्रेस थी वो, स्मृति ईरानी। हाँ, इस तरह के लोग जो है वो बात करते हैं, उनको आगे किया जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बीजेपी के साथ में डिबेट और डिस्कशन और डायलॉग में कोई अर्थ नहीं बचा है। अभी हमारे पास समय भी नहीं है। 2024 के इलेक्शन के लिए सिर्फ 8 महीने बचे हैं और 2024 के इलेक्शन में अगर फिर से मोदी सरकार वापस आती है तो आने वाले 5 साल में ये देश जो है वो हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, इसके बारे में हम लोगों के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल होगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो है वो धीरे धीरे उसमें मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति के नियम उसमें डाले जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पर रख दिया जाएगा। आज ही रख दिया है, आज ही कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है। कोई भी बात नहीं, आप देख लीजिए, कोई भी इस सरकार की जो नीति है कॉन्स्टिट्यूशन से चल ही नहीं रही है। तो 2024 के बाद उसके बाद के 5 साल में इस देश में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि आप उसको रिवर्स करने के लिए आपको और 30-40 साल लग जाएंगे। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, डू और डाई वाली सिचुएशन है। ऐसे सिचुएशन में आप अगर विवाद और वादों में समय गंवाना चाहते तो बात अलग है। ये सड़क की लड़ाई है, इसको बहुत इंटेंसिवली सड़क पर पब्लिक के बीच में जाके लड़ना है। इससे कुछ हासिल नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। राहुल गांधी का कल का स्पीच भी बहुत ही ऑफ द मार्क था, ऐसा मैं सारे डिबेट्स में कल भी कहा, आज भी कहूंगा। कुछ उसमें दम नहीं था, वो नॉन स्पेसिफिक बात कर रहे थे।
वह शुरू के 10-15 मिनट तो वो भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर बात कर रहे थे। अगर वो उसको कॉन्टेक्सचुअलाइज़ करते मणिपुर के साथ में, तो मैं समझ सकता था। किसी भी तरह से उन्होंने उसको कॉन्टेक्सचुअलाइज़ नहीं किया और भारत जोड़ो के बारे में 10-15 मिनट बात करते रहे, उसके बाद फिर वो एकदम मणिपुर पर आ गए। कहीं से भी कनेक्शन नहीं जोड़ा उन्होंने, और मणिपुर में भी उन्होंने स्पेसिफिक बातें नहीं की। उन्होंने सिर्फ वो मैं एक महिला से मिला, उसकी बच्ची थी, उसकी बच्ची को गोली मार दी वगैरह-वगैरह, इस तरह की। सबको पता है मणिपुर में क्या हुआ है, आपने देखा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा भयानक आपने जो कहानी बताई, उससे ज़्यादा भयानक चीज़ें मीडिया में आ चुकी है। तो आपने जो बताया उसका क्या असर होने वाला है? तो ये सारी आपको सिलसिलेवार तरीके से मणिपुर में किस तरह से इस सरकार ने जो परिस्थिति है उसको फेल्योर की तरफ ये सरकार ले गई है, उसको सिलसिलेवार तरीके से स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ में रखना चाहिए था। वो अपॉर्चुनिटी आपके पास थी, वो अपॉर्चुनिटी आपने गंवा दी। अब जो जो कुछ भी जिस तरह की बातें हो रही, रामायण और महाभारत से मतलब उसको उस रेफरेंस से मोदी और बीजेपी को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। कल राहुल गांधी ने रामायण से कुछ कॉन्टेक्सचुअलाइज करने की कोशिश की आज की स्थिति, और आज अधीर रंजन चौधरी आप जो कह रहे हो महाभारत की बात कर रहे हैं। ये सब ठीक है, लोगों की भाषा में लोगों को जो समझता है, लोगों को जो अपील होता है, उसमें एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज भी मोदी जी की पॉपुलैरिटी कायम है, इस तरह की बातें हम, इस तरह के रिपोर्ट्स हम सुन रहे हैं। और जब हम मोदी पर अटैक करते हैं तो इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि कहीं वो काउंटर प्रोडक्टिव न हो जाए। 2019 में चौकीदार चोर है जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया था। आज आप ये समझ के अगर चल रहे हैं कि अभी लोग मोदी को समझ गए हैं और लोग मोदी के पक्ष में इतने नहीं है जितने 2019 में थे, और उस बात का फायदा लेकर आप अगर मोदी पर इस तरह की टीका टिप्पणी और इस तरह से अटैक कर रहे हैं, तो आपको अगर लगता है इससे फायदा होगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, सोच समझ के करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि लोग फिर से मोदी की तरफ मुड़ जाए, ये देखकर कि देखिए किस तरह से मोदी को विलन बताया जा रहा है। तो उनकी पॉपुलैरिटी में अगर कमी आई होगी, बात अलग है, फिर आप थोड़ा सा लिबर्टी ले सकते हैं। लेकिन मोदी के बारे में थोड़ा सा केयरफुली रहना चाहिए। इस तरह से अटैक करने से फायदा है क्या, इसका पूरा अभ्यास होना चाहिए और उसके बाद ही ये होना चाहिए। ये ना हो कि हमको अभी एग्रेसिवली बीजेपी को टेक ऑन करना है, ऐसे नहीं होता है, इस तरह से बात नहीं बनेगी। आप देखिए, कोई भी स्टेप गलत होने के लिए कोई स्कोप कभी चांस ही नहीं है। आपका एक स्टेप भी गलत नहीं होना चाहिए 2024 तक। हर स्टेप को आपको फूंक फूंक के पैर डालना है, पैर रखना है, और सारा जो काम है बहुत तरीके से करना है, बहुत सलीके से करना है, कहीं भी गलती का कोई स्कोप नहीं। ये ना हो कि 6 महीने के बाद आपको पता चले कि सर्वे में ये आया है कि पार्लियामेंट में जिस तरह से मोदी जी पर अटैक हुआ, लोग उससे नाराज हो गए। तो ये सब बातें अवॉइड की जा सकती है। जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में एक लोगों के साथ में संबंध बनाया, लोगों की सिंपैथी गार्नर की, लोगों की हमदर्दी उनके पास उन्होंने कमाई, वो और बीजेपी को उन्होंने लव वर्सेस हेट के टर्म्स में बीजेपी को टेक ऑन किया। वही तरीका है बीजेपी को परास्त करने का। बीजेपी के साथ में एग्रेशन से बात करने से आपको लगता है कि आप लड़ाई जीत सकते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ी सी गलती हो रही है। आप प्रेम से ही बात कीजिए। आप प्रेम की भाषा करेंगे, वो वायलेंस की भाषा करेंगे, अंततः लोग आपको चुनेंगे। लेकिन आप भी अगर एग्रेशन और मारपीट जैसी भाषा पर उतर आएंगे, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। क्योंकि आप में और बीजेपी में फर्क नजर आना चाहिए। अगर आप में और बीजेपी में फर्क लोगों को नजर नहीं आएगा, तो लोग आपकी तरफ क्यों आएंगे? आप अगर उसी भाषा का प्रयोग करेंगे, उसी तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, फिर आप किस तरह के ऑल्टरनेटिव है? इसलिए आपके पूरे नैरेटिव में और आपके डिस्कोर्स में सभ्यता दिखनी चाहिए, प्रेम दिखना चाहिए। ये जी। इतना ही मुझे कहना है। ये जो डिबेट है उससे बहुत कुछ हासिल होगा, ऐसा मुझे लगता है। मोदी जी अपने अपने भाषण में सारे मुद्दे जो है उनको बहुत कठोरता से वो सारे मुद्दों पर वो जवाब देंगे, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उनको सराखों पर रखेगी। आपका जो जी। 3 दिन का डिबेट है उसका बहुत ज्यादा उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लगता है।